जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, आरपीएफ कांस्टेबल इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले उन सभी महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस को जो कि आने वाली सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सेलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार सिक्किम से संबंधित है? तो देखिए साथियों, ये चारों जो कि त्योहार हैं जो भारत के किसी न किसी राज्य से संबंधित हैं। तो जिसमें सबसे पहले बात करें थाईपुसम की। थाईपुसम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है थाईपुसम। नेक्स्ट बात करें त्रिशूर पूरम की। तो त्रिशूर पूरम जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो त्रिशूर पूरम जो कि केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट वहीं बात करें सागा दावा की। तो ये किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? सिक्किम राज्य से संबंधित है सागा दावा। नेक्स्ट बात करें बथुकम्मा की। तो बथुकम्मा जो कि तेलंगाना राज्य से संबंधित है। किससे? तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा त्योहार जो कि सिक्किम से संबंधित है? तो सागा दावा। सागा दावा जो है कि सिक्किम राज्य से संबंधित त्योहार है। तो इस तरह आपको चार त्योहार चार राज्यों के लर्न हो गए। तो सभी को याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी के संस्थापक से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रार्थना समाज की बात करें तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाते हैं, कौन होते हैं? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग जो है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, जिसकी स्थापना जो है कि 1867 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट बात करें राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय ने जो है कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? सन 1828 ईस्वी में। तो सन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करें दयानंद सरस्वती की। तो दयानंद सरस्वती जो है कि आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसकी? आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने सन 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट वहीं बात करें स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद जी जो कि रामकृष्ण मिशन की। किसकी? रामकृष्ण मिशन की जो कि स्थापना किए थे। कब? सन 1897 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय की बात पूछे तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी सन 1828 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे सन 1897 ईस्वी में। ये चारों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, चारों को याद रखिएगा। तो इसे हमारा राइट आंसर हो जाता है सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1889 ईस्वी में बंबई में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, कांग्रेस के जो है कि कई अधिवेशन हुए थे जिसके अलग अलग अध्यक्ष थे। तो सन 1889 ईस्वी में बंबई में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे विलियम बेडन बर्न। कौन थे? विलियम बेडन बर्न। बात करें जॉर्ज यूल की। तो जॉर्ज यूल जो कि सन 1888 ईस्वी में। कब? सन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान समय प्रयागराज नाम से जाना जा रहा है। तो इलाहाबाद में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के चौथे अध्यक्ष थे। कितने नंबर के? चौथे नंबर के अध्यक्ष थे। कौन थे? जॉर्ज यूल। वहीं बात करें बदरुद्दीन तैयबजी की। तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है कि सन 1887 ईस्वी में, सन 1887 ईस्वी में मद्रास में, कहाँ पे? स्थान भी याद रखिएगा, मद्रास में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के जो है कि तीसरे नंबर के अध्यक्ष थे। थर्ड नंबर के अध्यक्ष थे कौन? बदरुद्दीन तैयबजी। बात करें दादा भाई नौरोजी की। तो दादा भाई नौरोजी जो है कि सन 1886 ईस्वी में कांग्रेस के सेकंड नंबर के अध्यक्ष थे। काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक पॉइंट और याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी से, दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। कितनी बार?
3 बार अध्यक्ष रह चुके थे। और दादा भाई नौरोजी से एक पॉइंट और याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को जो है कि ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है कि प्रांतों में द्वैध प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? तो प्रांतों में द्वैध शासन का अंत जो है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है कि अंत हुआ था। वहीं पे आपसे क्वेश्चन एक और पूछता है कि जो कि केंद्र में द्वैध शासन का शुरुआत कब हुआ था? तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही। तो इन दोनों को याद रखिएगा, जब पूछे प्रांत में द्वैध शासन का अंत तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और जब केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की पूछे तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करें भारत शासन अधिनियम 1909 की, तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत शासन अधिनियम 1909 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है भारत शासन अधिनियम 1909 को। तो इन तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित को पहचानिए। इन चारों में से बताना है आपको कौन कौन सा ऐसा है जो कि सही सुमेलित है। तो बात करें विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा की मात्रक ओम नहीं होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। याद रखिएगा, विद्युत धारा की मात्रक होती है एम्पियर। बात करें ओम की, तो ओम जो है कि प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पदार्थ की मात्रा मोल। बिल्कुल सही है, पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल होता है। ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है ज्योति तीव्रता की मात्रक डेसिबल दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। कैंडेला जो कि ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। वहीं बात करें डेसिबल की, तो डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि की तीव्रता का। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक कौन आता है? डेसिबल हो जाता है। तो याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें बल का, तो बल का मात्रक अर्ग नहीं होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और बात करें अर्ग की, तो अर्ग किसका मात्रक होता है? अर्ग जो है कि कार्य का मात्रक होता है। किसका? कार्य का मात्रक होता है अर्ग। तो याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को जो कि क्या कहता है? डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में जो घास का मैदान है उसे डाउन्स कहता है। बात करें वेल्स की, तो वेल्स जो है कि किस देश के घास के मैदान को कहता है? तो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को जो कि क्या कहता है? वेल्स कहा जाता है। बात करें पूछताछ की, तो पूछताछ जो है कि किस देश के घास के मैदान को कहता है? तो पूछताछ जो है कि हंगरी के घास के मैदान को जो है कि पूछताछ कहा जाता है। बात करें पंपास की, तो पंपास जो कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को जो है कि पंपास कहा जाता है। तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन से कैसे 4 क्वेश्चन लर्न होते जा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल के ग्राउंड का क्या नाम है? देखिए, ये चारों जो कि ग्राउंड के नाम दिए हुए हैं, लेकिन उसमें से आपसे पूछ रहा है कि इनमें से बेसबॉल के ग्राउंड का क्या नाम है? तो बेसबॉल के ग्राउंड का नाम होता है डायमंड। याद रखिएगा, बेसबॉल की जो ग्राउंड होता है उसके डायमंड कहा जाता है। बात करें कोर्स की, कोर्स किसका ग्राउंड होता है? तो कोर्स जो है कि गोल्फ के ग्राउंड को क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। बात करें बोर्ड की, तो टेबल टेनिस के ग्राउंड को जो है कि बोर्ड कहा जाता है। बात करें वेलाडोम की, तो वेलाडोम जो है कि
साइकिलिंग के ग्राउंड को जो है कि क्या कहता है, बेलाडूम। तो इन चारों को याद रखिएगा, चारों जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देखिए साथियों, जितने भी खेल हैं और उनसे संबंधित ट्रॉफी, आप सभी के एग्जाम में उनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जिसमें से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध अगर बात करें किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बात करें क्रिकेट का, क्रिकेट में संबंधित कौन कौन से ट्रॉफी दिए जाते हैं, तो याद रखिएगा देवघर ट्रॉफी, नोट करते जाइएगा, देवघर ट्रॉफी और ईरानी कप। आप सभी को पता होगा ईरानी कप का संबंध भी किससे है? क्रिकेट से है। तो देवघर ट्रॉफी, ईरानी कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, याद रखिएगा। बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल का जो है कि संबंध किससे है? संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी और फीफा कप। आप सभी को याद होगा फीफा कप से संबंधित है। बात करें पोलो का, तो पोलो का याद रखिएगा राधा मोहन कप, राधा मोहन कप। पोलो से क्या संबंधित है? राधा मोहन कप। तो इन चारों को आप याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आप सभी के एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो क्रिकेट किससे किससे संबंधित है? देवघर ट्रॉफी और ईरानी कप। फुटबॉल किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी और फीफा कप। पोलो किससे संबंधित है? राधा मोहन कप। और रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। तो सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद खाली स्थान नदियों से घिरा हुआ था। जो मगध महाजनपद था वो किन किन नदियों से घिरा हुआ था? तो मगध महाजनपद जो है कि गंगा और सोन नदी, गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? तो स्वतंत्र भारत में किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई थी? तो हमारे उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। जिनके नाम की बात करें तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है कि सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जो है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी उत्तर प्रदेश की। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पहली महिला, संपूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश में पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी हुई थी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में किस राज्य में जो है कि पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचिता कृपलानी। और सरोजनी नायडू से संबंधित एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, सरोजनी नायडू जो है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं? सरोजनी नायडू। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी? तो किसकी स्थापना की गई थी? नाबार्ड की। कब की गई थी? 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी में। और किसी सिफारिश पे? शिव रमन समिति के सिफारिश पे जो कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए जो कि नाबार्ड की स्थापना की गई थी। कई बार एग्जाम में देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछ चुका है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नोट कर लीजिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट वही बात करें एफसीआई की, कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ चुका है। तो एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जिसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1964 के अधिनियम के तहत, 1964 के अधिनियम के तहत जो कि सन 1965 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा एफसीआई की स्थापना 1964 के अधिनियम के तहत 1965 ईस्वी में की गई थी। वहीं बात करें सिडबी के फुल फॉर्म की, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जिसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? लखनऊ में हो जाता है। और इसका भी मुख्यालय नोट कर लीजिएगा, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाता है? मुंबई में हो जाता है, याद रखिएगा।
और सिडबी का मुख्यालय कहाँ होता है? लखनऊ में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें आईडीबीआई का, तो आईडीबीआई का एग्जाम में कई बार फुल फॉर्म पूछ चुका है। तो आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जिसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय होता है मुंबई में। तो याद रखिएगा ये चारों क्वेश्चन आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहां से की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहां से की थी? तो बंगाल और बिहार से की थी। कहां से की थी? बंगाल और बिहार से की थी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 14A जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है कि भारतीय संविधान में भाग 14A जो है कि जोड़ा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन जो कि सन 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समय में जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत सारे संशोधन किए गए थे। वहीं अगर बात करें 92वें संविधान संशोधन की, तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 2003 ईस्वी को। यह भी याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 92वां संविधान संशोधन क्या है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जो है कि भारतीय संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी जोड़ी गई थी? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, जिनके द्वारा वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। कुल 22 भाषाएं हैं। तो याद रखिएगा आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 खाली स्थान में खेले जाएंगे। तो ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 जो है कि कहाँ पे खेले जाएंगे? तो कहाँ पे खेले जाएंगे? मिलानो कार्टिना। मिलानो कार्टिना कहाँ पड़ता है? इटली में। कहाँ पड़ता है? इटली में। तो याद रखिएगा ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 में जो है कि कहाँ पे खेले जाएंगे? मिलानो कार्टिना, जो कि इटली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तो देखिए साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा बांध किस नदी पे स्थित है। इससे एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले रिहंद बांध की। तो रिहंद बांध जो है कि रिहंद नदी पे स्थित है। किस पे? रिहंद नदी पे स्थित है। कौन सा? रिहंद बांध, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और ये भी याद रखिएगा रिहंद बांध को जो है कि गोविंद बल्लभ पंत बांध भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है रिहंद बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रिहंद बांध को जो कि गोविंद बल्लभ पंत बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट वही बात करें तिलैया बांध की। तो तिलैया बांध जो है कि झारखंड में, यहाँ पे झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। किस पर? बराकर नदी पर। तो याद रखिएगा तिलैया बांध जो कि झारखंड के कोडरमा जिले के बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें पोंग बांध की। तो पोंग बांध जो कि हिमाचल प्रदेश के तलवारा जिले के ब्यास नदी पर, किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर। वहीं नेक्स्ट होता है मुट्टूर बांध। तो मुट्टूर बांध जो कि तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है। किस पर? कावेरी नदी पर स्थित है। तो देखिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है? रिहंद नदी पर, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में। नेक्स्ट है तिलैया बांध कहाँ पड़ता है? तो तिलैया बांध जो कि झारखंड में पड़ता है, बराकर नदी पर स्थित है। पोंग बांध की बात करें तो जो है कि ब्यास नदी पर स्थित है। मेट्टूर बांध की बात करें तो जो है कि कावेरी नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन हमारा पूछा है दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तो दक्षिण भारत में स्थित बांध हमारा होता है मुट्टूर बांध। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस, जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।